दुनिया इस वक्त एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर खड़ी है जहां से रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग पार्ट 2 अब महज दो देशों की लड़ाई नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को घुटनों पर लाने की जिद पाले हुए हैं, लेकिन सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बेचैनी साफ झलक रही है। रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का स्टैंड 24 घंटे में बदल गया है। कभी तो वो वहां से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स वसूलने का ऐलान करते हैं, तो कभी अपने ही बयान से पलट जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त होर्मुज स्ट्रेट बंद है, ग्लोबल सप्लाई चेन ठप है और दुनिया पर तेल और एलपीजी का विकराल संकट मंडरा रहा है। भारत के लिए हालात गंभीर हैं। ऐसे में मुश्किल वक्त के लिए सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ट्रंप और मुस्तफा होर्मुज पर कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के सारे बंदरगाहों की नाकाबंदी की हुई है, यानी ईरान से कोई भी जहाज़ कच्चा तेल या गैस लेकर बाहर नहीं निकल पा रहा है। और इसी तरह से ईरान ने भी फ़िलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखा हुआ है, यानी अगर किसी खाड़ी देश से कोई जहाज़ कच्चा तेल और गैस लेकर अपने देश लौटना चाहता है तो ईरान उसको जाने नहीं दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय में दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और गैस की कमी हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का केंद्र अब समंदर का वो सकरा रास्ता बन चुका है जिसे दुनिया हॉर्मुज के नाम से जानती है। यह वही रास्ता है जहां से करीब 20% कच्चा तेल और कच्चा माल गुजरता है, लेकिन यहां बारूद की गंध और युद्धपोतों का पहरा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कार्गो पर 20% टोल लगाने की प्लानिंग महज 24 घंटे में ही वापस ले ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद मैंने 20% अमेरिकी टैक्स की जगह व्यापार और निवेश समझौतों को लाने का फैसला किया है, जो खाड़ी के कई देश अमेरिका के साथ करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ये निवेश बहुत बड़े होंगे, लेकिन ट्रंप ने ये नहीं बताया कि उनकी बातचीत किससे हुई है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने निवेशों के बारे में बताया। ट्रंप के पोस्ट में ये भी साफ नहीं है कि क्या ये निवेश उन वादों से अलग या नए होंगे जिनकी घोषणा ट्रंप ने पिछले साल मिडिल ईस्ट के दौरे के बाद की थी। आज से 2 दिन पहले ट्रंप ने एक बहुत ही हास्यास्पद बयान देकर दुनिया भर को चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज़ निकलेगा, ट्रंप यानी अमेरिका उस पर 20% शुल्क चार्ज करेगा। इससे तो दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में आग लग जाती। दुनिया भर के देशों ने ट्रंप पर पिछले 48 घंटे से दबाव डाला। और तो और गल्फ़ कंट्रीज़ ने भी अमेरिका के ऊपर यानी ट्रंप के ऊपर दबाव डाला। वो अपनी अपनी देशों की सरकार, जो कि ज़्यादातर अमेरिका के समर्थन में रहती है, उनके खिलाफ भी चले जाएंगे। आपको यहां बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2025 में खाड़ी देशों का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने खाड़ी के 3 प्रमुख देशों सऊदी अरब, कतर और यूएई के साथ कुल 2 लाख करोड़ डॉलर से ज़्यादा के निवेश और व्यावसायिक समझौतों की घोषणा की थी, जिसमें सऊदी अरब के साथ 600 बिलियन डॉलर का निवेश शामिल है। वहीं रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 142 बिलियन डॉलर का एक बड़ा सुरक्षा और सैन्य पैकेज पर दस्तखत भी हुए थे, जबकि कतर के साथ अमेरिका ने 1.2 लाख करोड़ डॉलर के इकोनॉमिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी। वहीं यूएई में अमेरिका में पहले से तय लॉन्ग टर्म निवेशों के अलावा 200 अरब डॉलर के नए वाणिज्यिक समझौतों की घोषणा हुई थी। ये तो हुई ट्रंप के निवेश की बात, लेकिन पिछले हफ्ते हॉर्मुज को लेकर दोबारा भड़की जंग में अमेरिका ईरान में अदावत चरम पर है। एक तरफ अमेरिका ने तेल व्यापार के अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज में अपनी नाकेबंदी बंद कर दी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी यहां से एक भी बूंद तेल और गैस नहीं जाने देने की कसम खा ली है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि जब तक इस इलाके में अमेरिकी हमले जारी रहेंगे, तब तक यहां से तेल और
और गैस की एक भी बूंद एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। ऐसे में दोनों देश पीछे हटने के मूड में नहीं हैं, जिस वजह से भारत समेत एशियाई देशों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि एशियाई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का 75% तेल और करीब 60% LNG इसी रास्ते से इंपोर्ट करते हैं। लिहाजा यह संकट इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इस युद्ध में अभी तक अमेरिका ने ईरान की पूरी नेवी, पूरी एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया है। ईरान के पास युद्ध लड़ने के लिए कुछ बचे खुचे ड्रोन और मिसाइलें बची हैं। ऐसे में ईरान इन ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल करके पर्शियन गल्फ में अमेरिकन एसेट्स, यानी अमेरिका के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बेस जो किसी भी गल्फ कंट्री में हो, उन पर हमले कर रहा है। अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई में ईरान के ऊपर बहुत भयंकर बमबारी कर रहा है, लेकिन ईरान जो है फ़िलहाल बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है और घुटने टेकने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट में एक बिल पेश किया गया है जिसमें भारत, चीन समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इसमें हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान शामिल हैं। इसके पीछे ट्रंप की हताशा नजर आ रही है, क्योंकि ईरान के साथ पहले फेज की लड़ाई में अमेरिका का $29 अरब खर्च हुआ था, जो अब बढ़कर 34 अरब से 42 अरब के बीच पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, अमेरिका लगातार ईरान पर हमलावर है, वहीं ईरान जवाबी हमला कर रहा है। यहां आपको बता दें कि 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले ग्लोबल ऑयल और गैस शिपमेंट का करीब 5वां हिस्सा हर रोज हॉर्मुज से गुजरता था, लेकिन आज हालात एकदम उल्टा है। नाकेबंदी की वजह से तेल क्राइसिस चरम पर है। सीज फायर के बाद क्रूड ऑयल की कीमत $70 प्रति बैरल पर थी, जो अब करीब $85 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। फिलहाल ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है। कोई भी जहाज अगर किसी भी गल्फ कंट्री की तरफ जा रहा होता है या गल्फ कंट्री से कच्चा तेल, गैस लेकर आ रहा होता है, तो ईरान उनको जाने नहीं दे रहा। इससे दुनिया भर में खलबली मची हुई है। दुनिया भर के देश अब कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे देशों से, यानी रशिया से और तो और अमेरिका से और वेनेजुएला से कच्चा तेल मंगा लें। इससे अमेरिका की पौ बारह हो गई है। अमेरिका के कच्चे तेल का जो व्यापार है, जो कि ढीला चल रहा था, एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे, अब वो छलांग मार के 40% ज़्यादा बढ़ गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बारूदी जंग पूरे इलाके को एक बार फुल स्केल वॉर की ओर धकेल रही है। लेकिन सबसे बड़ा संकट ये है कि ऐसी स्थिति में भारत जैसे देशों का क्या होगा। आपको पता है, भारत अपनी ज़रूरत की एनर्जी, लगभग 85% एनर्जी बाहरी देशों से आयात करता है, इंपोर्ट करता है, और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के चलते तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी, तेल का ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा और तेल गैस का एक बड़ा संकट भारत के अंदर पैदा होगा। जब ऊर्जा का संकट होगा तो उससे अन्य चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर जिससे फसल उगाई जाती है वो महंगा हो जाएगा और चौतरफा महंगाई हमको देखने को मिलेगी। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, क्या कि इस युद्ध के जल्दी ख़त्म होने की कोई संभावना है? क्योंकि एक MOU हुआ था जिसमें 60 दिन के भीतर दोनों को एक पीस एग्रीमेंट साइन करना था, लेकिन वो MOU अब पूरी तरह से टूट चुका है। आपको ये भी पता है कि $70 प्रति बैरल जो क्रूड ऑयल की कीमत पहुंच गई थी, वो अब 85 से $87 प्रति बैरल तक आ गई है और इसके और बढ़ने की संभावना है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे घर पर, हमारे रोज़मर्रा के कामकाज पर, हमारी रसोई पर, हमारे जो प्रोफेशन हम चुनते हैं उसके ऊपर, नौकरियों पर,
रोजगार पर, बेरोजगारी पर, इन तमाम चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हेमा गुप्ता जी हैं, वो भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और आर्थिक मामलों की हेमा गुप्ता जी जानकार हैं। सबसे पहले मैं कर्नल मलिक आपसे शुरू करना चाहूँगा और दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि छोटा छोटा जवाब रखें। कर्नल मलिक साहब, आपको लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये वॉर खत्म हो सकती है? क्या इसके कुछ इंडिकेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एमओयू टूटा है, एमओयू टूटने के बाद दोनों के बीच जो आपसी दुश्मनी है वो और बड़ी है, तो तुरंत फुरत कोई सॉल्यूशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाए, ऐसी कोई संभावना आपको नजर आ रही है? दीपक जी, हेमा जी और आपके सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दीपक जी देखिए, आज जो हॉर्मुज की स्थिति है, इस स्थिति में जब तक कि ईरान अपना स्टैंड को सॉफ्ट नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि इस स्टैंड ऑफ को खत्म करने के लिए कोई समय सीमा का मतलब आप हम कह सकते हैं या अनुमान भी लगा सकते हैं। कारण यह है कि देखिए, एक के हाथ में डोमिनेंस होना, दूसरे का डाउनफॉल शुरू होना है। और कारण यह है कि अगर अमेरिका इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो अमेरिका के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए एक भारी क्षति ये शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है जिसके लिए वो डरता है। ब्रिक्स के भी इसे डरता है कि डी डॉलरेशन की प्रोसेस कैसे शुरू होती है। दूसरी बात यह है कि ईरान का यह है कि ईरान के हाथ में उसके पिंजरे में एक ये कहते हैं ना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, वो उसको कैसे जाने देगा। तो बात यहां आ गई है कि या तो एग्रीमेंट ऐसा हो जाए कि दोनों पक्ष बैठकर और उस पर एक ऐसा समाधान निकले जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हर्ट ना करे। और महंगाई तो जरूर बढ़ेगी, क्योंकि अगर बीच का समाधान निकालेंगे, ईरान को अपना क्विक मनी चाहिए, जल्दी मनी चाहिए, क्योंकि इजी मनी चाहिए। और ईरान को लगता है कि मैं मिसाइल के साथ यहां इसके किनारे पे बैठ जाता हूं, अपने तटों पे बैठ जाता हूं और 20 जहाज आएंगे, एक को भी मार दूंगा तो वो काफी है, पूरा शिपमेंट का पूरी लाइन रुक जाएगी। तो ईरान ऐसे मौके को क्यों जाने देगा? तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी इसका समाधान होने वाला, इसमें वक्त लगेगा। जी दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जल्दी समाधान नहीं दिखता, मुझे भी नहीं दिखता। लेकिन हेमा गुप्ता जी, जो सबसे बड़ा सवाल है, किस तरीके का इंपैक्ट दिखाई देगा? क्योंकि हमने देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो 9% तक जा चुका है। इसका मतलब खुदरा महंगाई दर भी जो है वो बढ़ेगी। और एक आम भारतीय को आप क्या कहना चाहेंगे जो 24 घंटे संघर्ष करता है अपनी आम जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए? क्योंकि इस महंगाई पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अनम्यूट कर लीजिए हेमा जी। दीपक जी, मैं मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको कुछ चीजें पहले बताना चाहती हूँ जिससे कि एक ये पता लगे कि पैटर्न क्या है इस वॉर का। देखिए, इस वॉर के पीछे सिर्फ रीजन है क्रूड ऑयल। और आप ये मत समझिए कि ये जो चीजें हैं ये खत्म हो जाएगी, ये तो शुरुआत है अभी, और ये टेम्परेरी ही सॉल्यूशन निकलेंगे। जितने भी सॉल्यूशन निकलेंगे ये सिर्फ एक वीक लास्ट रहेंगे या 1 महीने काम करेंगे, या हार्डली आप देखेंगे 1.5 से 2 महीने काम करेंगे। उससे ज्यादा आप देखेंगे कि सारी ही सिचुएशन आपको बदलती हुई नजर आएगी। जितने भी कमिटमेंट हो रहे हैं सारे कमिटमेंट फेल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप ये समझिए कि इन दोनों को ना बहुत मजा आ रहा है इस वॉर के अंदर। किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है सिर्फ पब्लिक का, और पब्लिक के लिए कोई सोचता नहीं है। अगर मैं बात करूं यूएस की, तो आप देखेंगे कल एक डेटा आया यूएस के अंदर, इन्फ्लेशन डेटा, और आफ्टर लॉन्ग टाइम इनका इन्फ्लेशन डेटा बहुत पॉजिटिव आया, 3.5 का आया, विच इज वेरी पॉजिटिव आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आप ये देखिए कि इनकी पब्लिक तो कहीं से सफर नहीं कर रही है। अब जो सफरिंग हो रही है, ये जो छोटी छोटी कंट्रीज है, या फिर आप इंडिया की बात कर सकते हैं, हमारे यहाँ सफरिंग हो रही है। और आप एक पैटर्न और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ना देखिए, जो ट्रम्प है उनका माइंडसेट है, बिजनेस माइंडसेट है। वो क्या करते हैं, उनके अंदर उनके पास बहुत अच्छा एक रेंज मिली हुई है उन्हें क्रूड ऑयल प्ले करने का। अब देखिए कि अभी $70 ये लेके आए हैं, ऊपर में $120 लेके गए थे, जो कि मैंने बार बार प्रिडिक्ट किया था कि $120 से $140 तक हम जा सकते हैं। अब ये $70 लेके आए हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है इनके लिए, और यहाँ पे ईरान भी एग्री करता है। कुछ चीजें होती है जो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होते हैं जो जिसका किसी को पता नहीं होता है। तो आप ये देखिए, ये दोनों ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके लिए पब्लिक मैटर करती नहीं है। अब $70 से आप बहुत ही जल्दी $100 ब्रेंट को क्रॉस होते हुए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि 70 से, जैसे आप बता रहे हैं, $84-85 तो हमने देख ही लिया है विद इन 2-3 डेज।
और यहाँ पे हम $100 का भी आंकड़ा पार होते हुए बहुत जल्दी देखेंगे, क्योंकि इनकी जो स्ट्रैटेजी है ना, बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारा काम हो रहा है। इनका जो एजेंडा है वो ये नहीं है कि हमें युद्ध करना है, इनका एजेंडा है हमें पैसा बनाना है। दोनों ही कंट्रीज बहुत अच्छा पैसा बना रही है क्रूड ऑयल से। ईरान है, ईरान के पास तुरुप का इक्का है कि उसके पास हार्मुज है, उसके कंट्रोल में है, उसके पास पावर है कि मैं पोर्ट को ब्लॉक कर दूंगा और जो है ठीक है जी, मेरी तो पूरा बोलबाला चल ही रहा है इस टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर। यहाँ से ट्रम्प है, उनको भी पता है मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, क्रूड ऑयल टूट जाएगा, हम लोग बाय करेंगे, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट कर दूंगा कि हाँ जी पीस हो गई है, तो फिर जो है हमें बेटर प्राइस मिल जाएंगे। अब रही बात इंडिया की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेचुरल सी बात है कि हमारे यहाँ महंगाई तो बढ़ ही रही है, क्योंकि हम लोग सफर तो कर ही रहे हैं और ये महंगाई आगे आगे मुझे और बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप एक बात और भी समझ लीजिए कि ये जो क्राइसिस है ना, ये बहुत दिन तक चलने वाले नहीं है। चलने वाले इसलिए नहीं है क्योंकि हम ना फ्लक्चुएशन देखेंगे, क्रूड ऑयल के अंदर फ्लक्चुएशन देखेंगे, गैस के अंदर फ्लक्चुएशन देखेंगे, और जिस तरीके से हार्मुज अभी बंद हुआ है, हम ज्यादा दिनों तक इसको बंद नहीं देखेंगे। कोई ना कोई रास्ता ये लोग खुद ही निकालेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको हेमा बताया गुप्ता कि जी, इनको हेमा प्राइसेस में गुप्ता जी, फ्लक्चुएशन करनी है। हेमा जी। गुप्ता जी, माफी के साथ आपसे कहूंगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट दो बीच के दो एक जिसमें अमेरिका एक सुपर पावर है उसके और ईरान के ईगो के बीच फंसा हुआ है। ईरान को अभी अभी मालूम पड़ा है कि हॉर्मुज को एक हॉर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो ऐसे में हॉर्मुज को क्यों खोलने देगा किसी को? वो तो ये देखेगा कि पूरी दुनिया ट्रंप के ऊपर दबाव बनाए। मलिक साहब, मुझे आप ये बताइए, अगर ट्रंप चाहे तो किसी भी हालत में हॉर्मुज को क्या वो कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल इन द सेंस कि वो, मैंने मान लिया ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है कि ईरान को वो नेस्तनाबूद कर दें। मैंने माना कि उन्होंने केशम, बदर अब्बास सबको जो है वो डिसफंक्शन कर दिया और हॉर्मुज के चारों तरफ नाकेबंदी लगा दी और कहा कि अमेरिका अब जहाजों को निकालेगा। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? दीपक जी, ये देखिए, ये कहना बहुत आसान है। ईरान की जमीन है, किसी दूसरे की जमीन पे या दूसरे के समुद्र में आकर और उसको फोर्सफुली कंट्रोल करना एक आसान बात नहीं होती है। चाहे उनके कितने भी अड्डे हो, सऊदी अरब से लेके कुवैत से लेके जॉर्डन से लेके नीचे तक, देखिए इजी ये नहीं इजी होता, क्योंकि ईरान बैठा है पूरी वहां पर ऐसी जगह पे, पूरा कोस्टल लाइन उसके कंट्रोल में है और उसने ऐसे वेंटेज पॉइंट्स पर अपने मिसाइल या साइलोज या फिर जो मूविंग लॉन्चर्स है जो 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 मूव करते रहते हैं लेफ्ट टू राइट और बेसिकली अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, उनका कहना ये नहीं है कि हम लगातार बॉम्बार्डमेंट करेंगे, मिसाइल्स मारेंगे या रॉकेट मारेंगे। उनका तो एक सीधी सी बात समझ में आती है कि अगर वहां से सपोज करो ईरान 10 दिन तक शांत बैठ जाता है, आवाजाही शुरू हो जाती है, अगर उसने 10 दिन के बाद भी एक लॉन्चर या एक रॉकेट से किसी एक शिप को डैमेज कर दिया, पूरे शिप्स रुक जाते हैं, कैप्टन अपना मुंह मोड़ लेते हैं, अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं। यही कारण है जो मेरे ख्याल से जो हेमा जी कह रही है बिल्कुल ठीक है कि हम देखेंगे कि ये उथल पुथल रहेगी यहां पर, और कोई भी मुझे ऐसा इनका सॉल्यूशन नजर फ्यूचर में नहीं आता। अमेरिका का इतना जरूर है, देखिए युद्ध जारी रहने का आप रिपरकशन देखिए, अमेरिका को फायदा, रूस को फायदा, चीन को भी फायदा। हालांकि चीन की सप्लाई बाधित होगी इससे, लेकिन अल्टीमेटली चीन को भी फायदा है। नुकसान किसको है? विकासशील कंट्री जो हम अपनी पेस को बनाए हुए थे, हमारी कभी 7.4, 7.2, 6.8 हमारी विकास दर पूरी दुनिया मान रही थी और हमने इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरफ से ये हमारे आंकड़े आ रहे थे, निश्चित रूप से हम जो है सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ आवर्स। एक चीज और बता देता हूं, देखिए ईरान जो है ना, ईरान का क्या कहना है कि हमने जो ईरान का पैटर्न देखा है, ईरान सब कुछ लेना चाहता है, देना कुछ नहीं चाहता। देने का मतलब है, देखिए जब एग्रीमेंट होते हैं कभी भी वन साइडेड नहीं होते, आपको कुछ देना होता है, कुछ लेना होता है, यानी गिव एंड टेक के बेसिस पे दोनों देशों के कंट्रीज के हित को देखते हुए एग्रीमेंट को अंजाम दिया जाता है। अभी उन्होंने नया एक इंडिकेशन दे दिया, हूती वाला जो अंसार अल्लाह वाला जो फ्रंट है वो, या यमन वाला, एक हमें 2 दिन पहले उसका इशारा मिल चुका है। और मानिए बात को, ये युद्ध फैलता हुआ मुझे लगता नजर आता है, क्योंकि अमेरिका के एक और फायदा है बिसाइड्स द इकोनॉमिक्स। अमेरिका का फायदा ये है कि ये अंसार अल्लाह की तरफ से जो, यानी सुएज कैनाल की तरफ से बाब अल मंदेब का जो रास्ता है, उसके खुलने से नेटो अपने आप आएगा, इस युद्ध के अंदर शामिल होगा। और बात यही है कि अमेरिका अपना डोमिनेंस, अपना आधिपत्य वहां पे कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि जितने ये एनर्जी ड्रिवन कंट्रीज हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इनके कारण तो अमेरिका का डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई है, बहुत बड़ा योगदान है इसका पूरे वर्ल्ड के अंदर। और अगर वो कमजोर हो गया, ईरान की तरफ ये लोग खिसकने लगे ईरान की शर्तों पर, तो अमेरिका का तो सिंहासन हिल जाएगा, तो डॉलर का क्या होगा? तो ठीक है हेमा जी, मुझे बताइए अब भारत का आम आदमी क्या करे?
क्या करें, कैसे महंगाई पर नियंत्रण करें, बजट जो है अपने बजट को बदले, क्योंकि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, 7.5 तो बढ़ी चुकी है, माना ही जा रहा था कि भाई युद्ध बंद हो गया या MOU हो गया दोनों के बीच में तो शायद ये 2-3 महीने बाद ये 7.5 रुपए कम हो जाए, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद फिर से बढ़ सकती है। तो एक आम आदमी अपने बजट को कैसे नियंत्रित करे, जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है वो क्या करे? देखिए, शेयर बाजार की तो हालत ऐसी है, आज भी एफआईज ने काफी पैसा विड्रॉ किया है, एफएनओ में काफी पोजीशन बेची है। तो आगे आगे मुझे तो ऐसा लगता है कि जुलाई के एंड से एक करेक्शन हम बाजार में देखेंगे और अगस्त में मुझे एक मंदी भी नजर आ रही है, जो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगी जुलाई के एंड से। तो देखिए, बाजार की हालत तो खराब हो ही रही है। एक रैली आती है, छोटी सी रैली आती है, सिर्फ एक लोगों को जिसे कहते हैं ना, एक पिक्चर दिखाते हैं, रोजी पिक्चर दिखाते हैं, बस वही है। अदरवाइज बाजार में जान नहीं है। जब तक एफआईज को ट्रस्ट नहीं होगा हमारी कंट्री के ऊपर, जब तक हम बाजार के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते इंडियन मार्केट के ऊपर। अब दूसरी बात आती है आम नागरिक की, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, तेल से जुड़ी हुई है, गैस से जुड़ी हुई है। यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्हें पहले वाले ही तरीके अपनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा सिस्टम को क्रंच तो है ही, देखिए क्रिटिकल सिचुएशन हमारे सामने है, सब लोग फेस कर रहे हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं से जैसे पीछे रास्ता निकला था कि वर्क फ्रॉम होम ज्यादा प्रेफर करें, वो दूसरा पेट्रोल को बड़े देख के यूज करे, कारपूलिंग कर ले, एक दूसरे के साथ थोड़ा समझौता करके ही ट्रैवल करे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करे, पर्सनल ट्रांसपोर्ट ना यूज करे, और साथ में गैस को भी, जैसे इंडक्शन का आपने देखा कि पीछे टाइम आया था, तो वो सारी चीजें हमें फेस करने को मिलेगी। लेकिन मैं अगेन एक बात कहना चाहती हूँ कि ये सब टेम्परेरी मोड पे चलने वाला है, क्योंकि जो वॉर है वो तो कंटिन्यू रहेगा। कहीं से हमें ऐसी शांति नजर भी नहीं आ रही और इनके हालात भी ऐसे नहीं दिख रहे कि कुछ होगा। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, और डेटा आगे आगे और हमें खराब देखने को मिलेंगे। उसमें देखिए, आम आदमी को खुद ही समझदार होना पड़ेगा। सरकार के ऊपर हम ज्यादा दबाव नहीं बना सकते, ज्यादा एलिगेशंस नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार को जो अपना काम करना है वो सरकार कर ही रही है। अदर कंट्रीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो क्रिटिकल सिचुएशन है देश के अंदर बनी हुई है वो सबके सामने है, सबको मिलकर फेस करनी है। तो यहाँ पे यही है कि एक समझौते के साथ, समझदारी के साथ अपना बजट बना के हमें चलना पड़ेगा। और जो नौकरियां जो जा रही है, ऐसी भी जगह मैं देखती हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा वैकेंसीज है बट लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, ऐसे भी मेरे को डेटा देखने को मिलते हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि चलो ठीक है, जो मिल रहा है वहां पे काम कर ठीक ले। है, तो चलिए। ये भी अपनी अप्रोच बनानी पड़ेगी।